सिर्फ 7 महीने में पेशेंट 1 ने अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस पा लिया और पेशेंट 2 ने 9 महीने के अंदर अपनी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर ली थी। ये रिजल्ट्स देखकर आप भी कहेंगे यह है असली हेयर कमबैक। हेयर फॉल सिर्फ बालों का लॉस नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी दोनों को अफेक्ट करता है। तो अगर आप इससे अपनी लाइफ में ज्यादा टाइम के लिए परेशान नहीं रहना चाहते हैं, तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें। QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ यही जर्नी है हमारे आज के दोनों पेशेंट्स की, जिनके रिजल्ट्स आपने स्टार्टिंग में देखे थे। पेशेंट 1 जिन्हें नॉरवुड ग्रेड 2 स्टेज की बॉल्डनेस थी, ये पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूअस हेयर फॉल से स्ट्रगल कर रहे थे। दोस्तों के साथ आउटिंग पर कैप पहनी पड़ती थी और कोम करते वक्त हर रोज गिरते हुए बाल उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और तोड़ रहे थे। दूसरी तरफ पेशेंट 2 एक क्रिएटर, एडिटर और पैशनेट राइडर, जिन्हें कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट फील करना एक टाइम पर मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि डिफ्यूज ग्रेड 3A बॉल्डनेस ने उनकी अपीयरेंस और पर्सनैलिटी दोनों को इम्पैक्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम दोनों पेशेंट्स की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, उनके इनिशियल हेयर फॉल कंडीशन से लेकर पोस्ट सर्जरी ग्रोथ तक, और जानेंगे पेशेंट 1 का 5 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस और पेशेंट 2 का 9 महीने का एक्सपीरियंस। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके काफी सारे मिथ्स क्लियर हो जाएंगे और आपको इंस्पायर करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्फिडेंट स्टेप लेने के लिए। पहले डिटेल में जानते हैं दोनों पेशेंट्स की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। पेशेंट 1 जिन्हें नॉरवुड ग्रेड 2 स्टेज की बॉल्डनेस थी, इसमें इनकी हेयरलाइन एम शेप में रिसीड होना स्टार्ट हो चुकी थी और 3-4 साल में साइड से काफी पीछे चली गई थी, जिस वजह से फ्रंटल एरिया साइड से कंप्लीटली बेल्ड नजर आ रहा था। फ्रंट से भी हेयरलाइन की पोजीशन शिफ्ट हो गई थी, जिस वजह से पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम इम्बैलेंस लग रहा था और फॉरहेड वाइड नजर आने लगा था। टेम्पल्स अभी अपनी नेचुरल शेप मेंटेन किए हुए थे। रिमेनिंग फ्रंटल एरिया से लेकर क्राउन रीजन तक हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी, इसीलिए उस एरिया में किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी। डोनर एरिया भी हेल्थी और डेंस था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जानते हैं सेकंड पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन के बारे में। पेशेंट 2 की हेयरलाइन भी एम शेप में रिसीड हो चुकी थी, जिससे उनका फ्रंटल अपीयरेंस विजिबली अफेक्टेड लग रहा था। फ्रंटल एरिया के साइड्स नोटिसेबली स्पार्स और थिन दिख रहे थे और रिमेनिंग फ्रंटल रीजन में डिफ्यूज थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, जो पेशेंट को एज्ड लुक दे रही थी। इस चेंज की वजह से पेशेंट कैमरा प्रेजेंस में लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में डेंस और हेल्थी हेयर ग्रोथ विजिबल थी, इसीलिए इन एरियाज में किसी एडिशनल ट्रीटमेंट की नीड नहीं थी। डोनर एरिया भी डेंस और हेल्थी कंडीशन में था, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवरऑल असेसमेंट के बेसिस पर फोकस फ्रंटल हेयरलाइन रेस्टोरेशन और डेंसिटी एनहांसमेंट पर प्लान किया गया, ताकि पेशेंट्स का नेचुरल फेशियल बैलेंस और यूथफुल अपीयरेंस रिस्टोर हो सके। दोनों ही पेशेंट्स हेल्थी और डेंस डोनर एरियाज के साथ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के आइडियल कैंडिडेट्स थे, जिससे नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स अचीव करना पॉसिबल था। अगर आप भी हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले पेशेंट्स के हेड को शेव करके स्कैल्प को थरली क्लीन किया गया, ताकि सारी इंप्यूरिटीज रिमूव हो जाएं। उसके बाद पेशेंट्स के फेशियल फीचर्स और सिमेट्री के अकॉर्डिंग ग्लबेला पॉइंट से एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेते हुए हेयरलाइन डिजाइन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। पेशेंट 1 के फेशियल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग हेयरलाइन को थोड़ा फ्रंट साइड की तरफ एडवांस किया गया, जिससे फॉरहेड प्रोपोर्शनली बैलेंस्ड और लेस वाइड लगे। हेयरलाइन के साथ टेम्पोरल एंगल्स को प्रिसाइसली मार्क करते हुए अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी कंप्लीटली आउटलाइन किया गया, क्योंकि रिमेनिंग स्कैल्प हेल्थी था। उस पोर्शन में मार्किंग्स की नीड नहीं थी। पेशेंट 2 के लिए भी उनके फेशियल फ्रेम और नेचुरल कॉन्टूर के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस्ड हेयरलाइन डिजाइन करी गई, जिससे उनका यूथफुल और कॉन्फिडेंट लुक रिस्टोर हो सके। हेयरलाइन के साथ अफेक्टेड फ्रंटल जोन को भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। ये मार्किंग सर्जरी के दौरान एक रोड मैप की तरह काम करती हैं, जो एक्सपर्ट्स को प्रोसीजर के हर स्टेप में क्लियर गाइडेंस और प्रेसिजन प्रोवाइड करती हैं। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले स्कैल्प को स्टेरिलाइज करके एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया, ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली पेनलेस रहे। एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के अफेक्टेड एरिया में नेचुरल ग्रोथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्लिट्स क्रिएट करी थी, जिसके बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए सिमल्टेनियसली एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन परफॉर्म किया गया। पेशेंट 1 के स्कैल्प पर हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, ताकि नेचुरल लुक क्रिएट हो
फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे फुलर लुक क्रिएट होगा। इस केस में टोटल 2510 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट 2 के लिए भी सेम अप्रोच के अकॉर्डिंग हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे एक सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट हो। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। प्रोसीजर में पेशेंट के कंप्लीट फ्रंटल एरिया को कवर किया गया था, जिससे पेशेंट को इवन कवरेज मिले। इस केस में टोटल 2600 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप प्रोसीजर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद दोनों पेशेंट्स ने अपने पहले फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस विजिट का मेन पर्पस था स्कैल्प की हीलिंग प्रोग्रेस और ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स के रिस्पॉन्स को क्लोजली इवेल्युएट करना। पेशेंट 1 के स्कैल्प पर अप्रोक्सीमेटली 70% शेडिंग ऑब्जर्व की गई थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट के इनिशियल फेज में कंप्लीटली नॉर्मल है। ये शेडिंग एक हेल्थी साइन है, क्योंकि इस स्टेज पर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज में जाते हैं, ताकि नेक्स्ट साइकिल में स्ट्रॉन्गर रीग्रोथ स्टार्ट हो सके। पेशेंट के नेटिव हेयर फॉलिकल्स अपने नेचुरल पेस पर ग्रो कर रहे थे और डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो चुका था। वहां कोई विजिबल स्कारिंग या रेडनेस प्रेजेंट नहीं थी। पेशेंट 2 के केस में अराउंड 80% शेडिंग विजिबल थी, लेकिन स्कैल्प पर नेटिव हेयर ग्रोथ यूनिफॉर्म और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कवरेज क्रिएट कर रही थी, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस मेंटेन्ड लग रही थी। डोनर एरिया भी इस स्टेज तक अनडिटेक्टेबली हील हो चुका था, इंडिकेटिंग हेल्थी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी। इस विजिट पर दोनों पेशेंट्स ने अपनी फर्स्ट पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी ली, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और न्यू हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। ये स्टेप अर्ली रिकवरी और लॉन्ग टर्म डेंसिटी इंप्रूवमेंट के लिए क्रूशियल होता है। इसके बाद दोनों पेशेंट्स ने नेक्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें पेशेंट 1 ने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया। तो चलिए पहले जानते हैं कि उनकी 5 महीने की यह जर्नी कैसी रही। हेलो गाइस, मेरा नाम परवेज आलम है और मेरी एज 30 ईयर्स है। जैसा आपने पहले मेरे वीडियो देखी थी, मैं यहाँ अपना ट्रांसप्लांट कराना आया था और यहाँ आज मुझे 5 मंथ हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुए हुए और मैं अपनी सेकंड पीआरपी के लिए यहाँ आज आया हूँ। तो मेरे यहाँ 2500 ग्राफ्स लगे हैं, यहाँ हेयर लाइन से लेके यहाँ मिड तक सब आगे सब हेयर लाइन बनी है अच्छी तरीके से और यहाँ मेरे 2500 ग्राफ्स कंप्लीट लगे थे। तो यहाँ सर्जरी का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है और ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ है, काफ़ी पेनलेस सर्जरी हुई थी और काफ़ी टाइम तो नहीं लगा, ज़्यादा 5 से 6 घंटे लगे हैं सर्जरी में, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई पेन नहीं था। डॉक्टर बिहेवियर भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है और यहाँ के प्रोसीजर भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से जाने के बाद भी मैं फिट था, कोई कंप्लेंट नहीं थी और डॉक्टर ने जैसे जैसे मुझसे फॉलो करना होगा, मैंने ही ऐसे डॉक्टर को फॉलो अप करा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अपनी डाइट वगैरह सब मैं प्रॉपर लेता रहा। इस तरह से जैसे कि नॉन वेज नहीं खाना था, वेज खाना है और मिल्क के आइटम नहीं खाने हैं, मिल्क के आइटम का परहेज करना होता है इसमें, तो मैं प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो अप कर रहा था। और यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ की टीम मेरे फॉलो अप में रहती है, मुझसे हर मंथ हर 15 दिन में पूछती रहती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इश्यूज तो नहीं आए हैं ट्रांसप्लांट को लेकर। तो इस मामले में क्यूएसटी बेटर है। जैसे कि मेरा डोनर एरिया के हेयर आए तो डॉक्टर ने पूछा कि काफ़ी हीलिंग हो रही है, तो इस बात में डॉक्टर पूछते रहते हैं काफ़ी। और जैसे कि शुरुआत में ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेज चलता है, तो नॉर्मली सारे हेयर शेडिंग फेज में चले जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं, हेयर लाइन वगैरह भी। तो उसके 2-3 महीने तक शेडिंग फेज चलता है, उसके बाद जो है 5 महीने तक रिजल्ट आना शुरू हो जाता है आपका। जैसे मुझे 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं तो मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है और आप देख सकते हैं कि ये सब नेचुरल बाल है। मेरी हेयर लाइन भी अच्छी बनी है और मेरे काफ़ी नेचुरल बाल आए हैं, जैसे पीछे के बाल थे वैसे ही आगे के आए हैं। तो जब मैं मिरर में देखता हूँ अपना आप को तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती है कि अब मैं कैप वगैरह नहीं लगाता, तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से फंक्शन वगैरह अटेंड करता हूँ। जैसे कि मेरी हेयर लाइन बनी हुई है अच्छी काफ़ी और काफ़ी रिजल्ट भी अच्छा आया है।
जैसे कि मैं पहले कहीं जाता था, फंक्शन अटेंड करता था तो कैप वगैरह लगा के जाता था, काफ़ी लो कॉन्फिडेंट फील होता था। और अब 5 महीने बाद जो मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है, जो रिज़ल्ट आया है उससे मैं काफ़ी सैटिस्फाई हूँ और अच्छा फ़ील होता है। और मैं कहीं अटेंड करता हूँ फंक्शन वगैरह तो मैं कैप वियर नहीं करता, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। और जैसे मैं मिरर में देखता था पहले तो काफ़ी लो कॉन्फिडेंट फ़ील होता था, अब देखता हूँ तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। जैसे कि लोग पहले मुझे कहते थे कि तेरे काफ़ी बाल जो है जा रहे हैं, झड़ रहे हैं, हेयरलाइन पीछे जा रही है। अब वही लोग देख के कहते हैं कि ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है, अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इंसान को ये ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। अगर नेचुरल बाल पीछे जाते हैं, लोगों के झड़ते हैं तो ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। ये क्यूएसटी जो है अच्छी जगह है ट्रांसप्लांट कराने की। मैं तो एडवाइस दूंगा लोगों को, यहीं की दूंगा कि कहीं और नहीं जाएं, किसी और के चक्कर में ना पड़े, क्यूएसटी आए, अपना ट्रांसप्लांट कराएं। यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी और जगहों की जहाँ ट्रांसप्लांट होते हैं, तो मैंने क्यूएसटी पर भी काफ़ी रिसर्च करी। करीब 1 साल तक मैंने इन्हें फॉलो करता रहा, कॉल करता रहा। फिर मैंने अपनी बुकिंग कराई यहाँ पर ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे कि लोग और जगह जाते हैं, सिर्फ कोई रिजल्ट नहीं आता, तो मुझे इस मामले में क्यूएसटी बेहतर लगा। और ट्रांसप्लांट के लिए जो मैंने क्लिनिक चूज़ की थी क्यूएसटी, उसको डिसीजन को देखते हुए मैंने सोचा कि काफ़ी बेहतर डिसीजन मेरा यही रहा है कि मैंने क्यूएसटी से कराया है। ये डिसीजन मेरा परफेक्ट रहा है क्योंकि मैं अपना जब रिजल्ट देखता हूँ, अपने बालों की ग्रोथ देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ, क्यूएसटी एक अच्छी जगह है ट्रांसप्लांट कराने के लिए। वो मेरा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट रहा ट्रांसप्लांट कराने के लिए। बाकी जो क्लिनिक वगैरह होती हैं, लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, वहाँ सिर्फ उनको लॉस के अलावा कुछ नहीं होता, ना रिजल्ट होता है ना कुछ होता है। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि लोग यहाँ अपना क्यूएसटी पर ही ट्रांसप्लांट कराएं अपना। जैसे कि यहाँ का डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं और इस स्टाफ की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा बिहेवियर रखते हैं अपने पेशेंट से। तो मैं इस मामले में भी क्यूएसटी को 10 में से 11 नंबर देना चाहूँगा। ये बेस्ट क्लिनिक है। और ट्रांसप्लांट कराने के बाद, अगर कराने से पहले अगर आप मेरे फ़ोटो देखें तो मेरी लाइन काफ़ी पीछे चली गई थी पुराने फ़ोटो में आप देखेंगे तो। और जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया है तो ये सब एरिया सब कवर हो चुका है। तो हेयर लाइन आने के बाद मैं अपनी फ़ोटो क्लिक भी कराता हूँ, सेल्फी वगैरह सब लेता हूँ। तो जैसे फ़ोटो वगैरह आती हैं, अच्छी आती हैं, मैं अपना हेयर स्टाइल भी किसी तरह का से बना सकता हूँ और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही रिज़ल्ट मुझे यहाँ से मिल रहा है। और अभी तक का मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर दिया है, इस सर्जरी का या पीआरपी वगैरह हुई इनका। और नेक्स्ट टाइम जैसे भी मैं 2 मंथ बाद आऊँगा अपने पीआरपी के लिए तो आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तो जब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा पीआरपी के लिए तो आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। थैंक यू। 5 महीने के फॉलोअप पर पेशेंट 1 के ट्रांसप्लांटेड एरिया में हेल्दी हेयर ग्रोथ विजिबल थी। हेयर लाइन परफेक्टली डिफाइंड नजर आ रही थी, जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स को नेचुरली फ्रेम कर रही थी और ओवरऑल अपीयरेंस को बैलेंस्ड लुक दे रही थी। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी नोटिसेबली इंप्रूव हो चुकी थी और स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जिससे पेशेंट का लुक और एनर्जेटिक और यूथफुल लग रहा था। इनिशियल कंडीशन के कंपैरिजन में पेशेंट अब काफी कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे। ये स्टेज अभी अर्ली ग्रोथ फेज है, जहां न्यूली ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं। अपकमिंग मंथ्स में ये ग्रोथ और डेंस, थिक और मैच्योर फॉर्म में डेवलप होगी। 5 मंथ्स के फॉलोअप पर पेशेंट 2 के स्कैल्प पर नोटिसेबल डेंस और हेल्दी हेयर ग्रोथ विजिबल थी। हेयर लाइन नेचुरली फॉर्म हो चुकी थी, जो पेशेंट के फेशियल फ्रेम के साथ परफेक्टली ब्लेंड कर रही थी। फ्रंटल एरिया में सीमलेस ट्रांजिशन के साथ लश और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी यूथफुल लग रही थी। एंटायर स्कैल्प पर डेंस और यूनिफॉर्म कवरेज डेवलप हो चुकी थी, जो एक बैलेंस्ड रिजल्ट क्रिएट कर रही थी। ये ग्रोथ फेज अभी भी अर्ली स्टेज में था, लेकिन रिजल्ट्स एक्सेप्शनली इंप्रेसिव थे। कमिंग मंथ्स में ये हेयर ग्रोथ और रिफाइंड, थिकर और नेचुरल टेक्सचर के साथ म्योर होगी। 5 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद पेशेंट 1 ने 7 महीने कंप्लीट होने पर
क्लिनिक विजिट किया था। इस विजिट पर उनके रिजल्ट्स और भी रिफाइंड और नेचुरल नजर आ रहे थे। हेयर लाइन अब और शार्प और वेल डिफाइंड थी, जो उनके फेशियल प्रोपोर्शंस के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज कर रही थी। फ्रंटल एरिया में सीमलेस ब्लेंडिंग के साथ डेंस और यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जिससे ओवरऑल स्कैल्प कवरेज नेचुरली फुल लग रही थी। इस स्टेज तक हेयर टेक्सचर में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखा गया। स्ट्रैंड्स अब थिकर, स्ट्रॉन्गर और शिनियर अपीयर हो रहे थे, इंडिकेटिंग हेल्दी फॉलिकुलर मैट्यूरेशन। ओवरऑल स्कैल्प पर इंप्रेसिव, वॉल्यूमिनस और बैलेंस्ड हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जिससे पेशेंट का लुक ट्रांसफॉर्म्ड लग रहा था। ये स्टेज एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि 10 से 12 महीने में रिजल्ट्स और मेच्योर, डेंस और नेचुरल फॉर्म में डेवलप होंगे। 5 महीने के बाद पेशेंट 2 ने 9 महीने कंप्लीट होने पर क्लिनिक विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया था। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उन्हें ये रिजल्ट्स कैसे लगे। सो हे गाइस, मेरा नाम है लकी एंड मैं अभी यहाँ क्यूएसटी क्लिनिक में आया हूँ जो हरिद्वार में लोकेटेड है। एंड आज मेरी 5th पीआरपी है। दिस इज माय करंट कंडीशन। एज यू गाइस सी, अभी मेरी हेयरलाइन बहुत ही अच्छी आ रही है, डेंसिटी भी काफी अच्छी है। सो टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस इन माय लाइफ, सो काफी आया है। इंडिविजुअली अपने आप पे काफी आया है कंपेयर टू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मतलब किसी से बात करना, किसी से इंटरेक्ट करना, तो काफी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू मेरा पास जो है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, लड़कों के लिए तो देखो बाल उनके लिए सब कुछ होते हैं, रेदर देन बॉडी वगैरह तो बना लेते हैं इंसान, नी भी होगी तो बन जाती है, बाल एक बार चले गए तो चले गए। तो और दूसरी बात मुझे लगता है, जो एक फेक नैरेटिव चला रखा है मार्केट में कि ये लगा लो वो लगा लो, देखो एक बार बाल चले गए नहीं आ सकते। आप मेडिसिन से, जो मेडिसिन है उनसे बस रोक सकते हो कि वो जितने हैं वो उतने वहीं पर डेंस हो जाए, पर जो चले गए वो वापस नहीं आ सकते, फिर चाहे कोई सा भी तेल हो, कोई भी कुछ हो। तो क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे कुछ नहीं होगा। मतलब लास्ट एंड लास्ट भी क्या, मतलब सेफेस्ट ऑप्शन कह सकते हो जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है। एंड उसके लिए भी एक मिथ चल रही है कि बहुत लोग बोलते हैं कि उससे ये हो जाता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेफेस्ट सर्जरी वैसे तो कंसिडर कर जाते हैं, सेफेस्ट सर्जरीज में कहा जाता है हेयर ट्रांसप्लांट को, क्योंकि इसके मतलब साइड इफेक्ट बहुत कम है, ना के बराबर ही है, अनटिल अनलेस अगर आप कोई टेस्ट नहीं करवा रहे हो। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आपके अप्रॉक्स 12 to 15 टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका बीपी से लेके आपका शुगर से लेके सब चेक होता है, और उसी के ही अंदर प्रिकॉशंस लेके वो सर्जरी मतलब कंटिन्यू करी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसप्लांट से जो आप सुनते हो कौन उसके कि ये हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो सर्जरी बहुत अच्छी जाती है, पोस्ट सर्जरी भी अच्छी जाती है, और प्री सर्जरी से पहले कुछ ऐसा कुछ तो होता नहीं, हम करना पड़ता है। हालांकि देखो दोस्त दोस्त होते हैं, मजाक में बोलते हैं, ऐसे कोई वो रख के नहीं बोलता, पर देखो सामने सामने बंदा हंस जाता है, पर कहीं ना कहीं किसी की इनसिक्योरिटीज रहती है। मेरी इनसिक्योरिटीज मेरे बालों को लेके थी, तो मैं जब दोस्तों से टॉन्ट खा जाता था, सामने तो हंस जाता था, घर आके फिर होता ही ऑब्वियसली शीशे में जाके बंदा अपने आपको दिखता है और कन्फ्रंट करता है कि सही में ऐसा लग रहा हूँ। फिर घर वालों के आगे थोड़ा दुखड़ा दिखाना पड़ता है कि रोना पड़ता है, तो घर वाले भी थोड़ा बोल देते हैं कि बालों से क्या ही फर्क पड़ता है। अब देखो उनकी बात भी सही है कहीं ना कहीं, बट वो जिस एज में है ना, उनके लिए बाल सही में मैटर नहीं करते, पर जिस एज में हम है हमारे लिए मैटर करते हैं। अब 22-23 साल का लौंडा अगर गंजा जाए, आपको सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। कोई बोल दे कि आपकी शादी हो गई है, 22 साल का लड़का का कोई आपको बोल दे अंकल, कोई बच्चा अंकल बोल दे आपको, तो कैसा लगेगा। सो मेरे साथ तो बहुत हुआ है, और मेरा कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज मेरे बालों को लेकर थी, तो मैंने तो डिसीजन लिया फटाफट और सही टाइम पे लिया। और वो डिसीजन भी मैं नहीं लेना चाहता कि 26-27 साल में कराऊं, जैसे लोग बोलते हैं कि बाद में कराना है, तो फिर फायदा ही क्या है। 27 साल के बाद मैंने शादी करनी थी उसके बाद मुझे बालों से का मतलब भी क्या था। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, आपका स्लीपिंग स्केड्यूल एंड योर स्ट्रेस लेवल, जिस जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं, एंड जो ज्यादा मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बट जेनेटिक्स एक फैक्टर हो सकता है। मतलब बोल सकते हैं अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर फिर हो रहा है, स्टिल हो रहा है, तो जेनेटिक एक फैक्टर हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जेनेटिकली मतलब सबके झड़ जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा कोई मेन वो नहीं करते, क्योंकि आप मेडिसिन से उसको रोक सकते हो, मतलब कर सकते हो। तो जेनेटिक्स तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे फादर के भी नहीं है, पर उनके 22 साल में ही नहीं गए थे, उनके गए होंगे मतलब 35-30 साल में उसके बाद गए, तो मेरे तो चल गए, फिर मैं जेनेटिक्स तो नहीं बोलूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि डाइट, आपके जो स्लीपिंग स्केड्यूल है और स्ट्रेस लेवल, ये 3 चीज अगर मेंटेन हो, लाइफ में बैलेंस्ड हो, तो हेयर क्वालिटी अच्छी हो सकती है। स्ट्रेस लेवल के बारे से पहले बता दूं, हाय आई एम एन एडिटर टू। सो एज एन एडिटर मेरे को, अब जिनको जो एडिटर होंगे वो रिलेट करेंगे कि सीक्वेंस बनाना किसे बोलते हैं, 1000 क्लिप्स में से सीक्वेंस बिठाना, 4 बार क्लिप्स को निकाल के, तो आपको पता ही होगा स्ट्रेस लेवल क्या रहता है और डेडलाइंस क्या होती है हमारे लिए। तो स्ट्रेस तो मेरे काम में बहुत है, तो एक रीजन वो भी हो सकता है क्योंकि मैं फ्रीलांस करता था, तो डेडलाइंस रहती थी, रात 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 जागता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्लीपिंग स्केड्यूल इसलिए मेरा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मैं रात 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 काम करता था, सुबह भी काम कर रहा था, नींद मेरी मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 घंटे की रहती थी, और शरीर को इस तरह हो गया था कि मतलब 3 घंटे में भी नींद पूरी कवर हो जा रही थी, पर वो अब मेले को पूरी पड़ी थी, बालों के लिए पता नहीं क्या हुआ।
तो ये हाँ स्ट्रेस तो होता है, स्ट्रेस बाकी कम लो, लाइफ एंजॉय करो, हंसते हंसते सारे काम करो, डाइट अच्छी रखो और सबसे मेन है नींद पूरी लो। तो जो ऑयल, सबसे पहले तो बता था ऑयल्स, ऑयल्स से मुझे ऐसा बेनिफिट लगा नहीं। हाँ टेक्सचरिंग आ जाती है बालों में, स्मूथनेस आ जाती है, बट मतलब रीग्रो तो नहीं होते। और ज़्यादा मुझे लगता है आपके पोर्स बंद ही हो जाते हैं उससे तेल लगा के, जैसे डॉक्टर ने भी मुझे बताया था। और दूसरी चीज़ मैंने ट्राई करी, मुल्तानी मिट्टी भी ट्राई करी है मैंने बालों पे, नींबू लगाना फॉर डैंड्रफ। और क्या क्या होता है, आंवला पाउडर आई गेस, आंवला पाउडर भी खाया है मैंने उसके लिए। हाँ बट किसी से मैं ये नहीं बोलूंगा सर पता पड़ा भी हो, बट मेरे को नहीं देखा, क्योंकि अब देखो ये भी मैं एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि उसे कंटिन्यू करना पड़ता है, 4 5 6 महीने मिनिमम करना पड़ता है। और इतना टाइम मेरे पे था नहीं, क्योंकि 6 महीने में तो मेरे पूरे बाल चल जाते हैं। तो मैंने ट्राई भी करा हुआ, तो 3 महीने मैंने एक तेल लगाया था, उससे बस बाल रुके थे, मतलब मैं ये नहीं बोलता रीग्रो हुए थे। मैंने 3 महीने एक तेल लगाया था, वही लगाया था, मतलब उससे बाल रुके थे, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा रीग्रो हुए थे, बट ठीक हो गए थे, टेक्सचरिंग सही हो गई थी बालों में, थोड़ी डेंसिटी मुझे लगा कि थोड़ा हो गई, बट ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं था कि मैं मतलब टेंशन फ्री हो जाऊं। तो होम रेमेडीज और ये तो कोई फायदा नहीं। हाँ मेडिसिन लेने से अच्छा मैंने प्रेफर करा कि सर्जरी करा लेता अगर मेडिसिन खानी है, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था अगर आप मेडिसिन लोगे तो मिनिमम टू मिनिमम यू हैव टू वेट फॉर 2 years को आपको बाल को ठीक करने में। वो भी उन्होंने रीग्रो नहीं बोला, ये बोले जितने आपके बाल है उतने वहीं पर जम जाएंगे। सो तभी मैंने बोला 2 साल मेडिसिन खाने से अच्छा कि उतने में तो मैं सर्जरी करा लूंगा। मन हाँ ये तो है, क्योंकि मन क्योंकि बिना देखे तो बंदा करता नहीं है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल बंदा ही हूँ, तो मैंने भी जब सुनता था तो हेयर ट्रांसप्लांट मुझे सेफेस्ट मतलब ऑप्शन ही लगता था। अनटिल अनलेस एक बंदा है हमारे ग्रुप में, उसका नाम भी लकी है, जैसे मैं हूँ उसका नाम भी लकी है, लक्की भाई रानी पोखरी का है। तो उसने मेरे को यहाँ का रेफर भी दिया, और उसके ही पहले वो मेरे सामने आया, वो बैठा एक दिन, क्या हुआ हम राइड करके आए, मैं पहले बाइक राइडिंग करता था, तो हम बैठे कैफे में, तो वो बैठा। अब देखो एज एन पर्सन जिसके बाल नहीं है, सामने कोई बंदा आएगा तो जिसको जिस चीज से इनसिक्योरिटी रहती है बंदा वही नोटिस करता है। तो मेरी नजर हमेशा जब मैं किसी से मेरे बालों पे जाती थी, उसकी हेयरलाइन प्रॉपर परफेक्ट थी, पर इतनी परफेक्ट थी मैंने कहा भाई बाल होते ऐसे हो, मतलब प्रॉपर एक हेयरलाइन। अब बंदा होगा आई गेस 26 27 साल का होगा, तो मैंने कहा इतनी उम्र में बंदे की हेयरलाइन बिल्कुल सेट है, मतलब वी शेप बन जाता है, वो भी नहीं नॉर्मल अच्छी लग रही। तो मैंने कहा भाई तुम क्या लगाते हो बालों में? तो उसने पहले उसे लगा कि मुझे पता है मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ, उसने तेरे को पता नहीं लगा? मैंने नहीं। तो उसने ऐसे बालों पर गया, नहीं मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करेगा, और मैं शॉक। अब जिस बंदे को अभी कभी बोलते नहीं भूख लग रही है, उसे खाना मिल जाए दुनिया भर का, एक आशा मिल जाए कि पानी दिख रहा है मुझे कुछ, तो मैंने उससे बहुत कंसर्न में बहुत पीछे पड़ गया, मुझे पता भाई कैसे होता है, क्या सीन है, क्या होता है, नहीं कुछ नहीं होता। उसने कहा सब बताया उसने कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो लोग बताते हैं बस तू अपना मेंटेन कर, अपनी डाइट फॉलो कर, बाकी तेरे को कुछ बीमारी हो पहले बता दो, या टेस्ट करवा लो, मेडिसिन के अंदर जो भी करना है करो। तो उसने मेरे को गाइड करा उस चीज को लेके वो, और उसने भी अपनी मुझे बैक स्टोरी बताई कि भाई मैं तो तेरे से ज्यादा कंसर्न रहता था, मैंने दिन रात उसके लिए पढ़ा है, गूगल से निकाल निकाल के कि क्या होता है कैसे नहीं होता, सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद मैंने वो ट्राई करा। और उसको आई गेस जब मैं उससे मिला तो उसको ऑलरेडी 5 साल हो चुके थे ट्रांसप्लांट को। अब उसको मतलब जब मैंने उससे पूछा था, उसके मैंने 1 1.5 साल बाद ट्रांसप्लांट कराया था, तो अब उसको बहुत टाइम हो गया, उसका इनफैक्ट एक छोटी सी बेबी भी है, और अभी तक उसके बाल बहुत अच्छे हैं। तो उसने मेरे को रेफर करा, एंड थैंक्स टू लकी ब्रो मेरे को सजेस्ट करने के लिए और कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए लाइफ में। तो हाँ रेफर तो मैंने देखा था, वरना शायद मैं भी उनमें से ही होता कि कुछ हो जाए। तो इसलिए हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोगों को एक वो रहेगी, सेफेस्ट सर्जरी है। मतलब कि जब वो इंजेक्ट करते कि बहुत पेन होता होगा मेरे को भी लगा था, बस सही बताऊं मेरी पूरी सर्जरी नींद में गई, मुझे खुद ही नहीं पता, होश में था मैं। आई गेस वो एनेस्थीसिया देते क्या देते, थोड़ा ड्रग टाइप का रहता है जिससे मतलब इल्यूजन में रहता है बंदा, इल्यूजन में टाइप का, आपको होश रहता है, सब कुछ पता है क्या हो रहा है, पर कुछ मतलब स्ट्रेस फ्री रहता है बंदा उसमें। आप समझ में आया बंदे नशे क्यों करते हैं। बैक टू द पॉइंट, तो सर्जरी चल रही थी तब, तो मुझे पहले लगा कि भाई बहुत पेन होने वाला होगा। मेरे हिसाब से 3 इंजेक्शन लगे, एक इधर एक इधर एक इधर, उसमें थोड़ा सा दर्द हुआ जब वो सुन करने लगा, उसके बाद तो भाई मुझे पता ही नहीं चला सर्जरी कब निकल गई। सर्जरी होने के बाद लोगों को जब लाल दिखता है लगता है कितना पेन होता है, कुछ भी पेन नहीं होता। अगले दिन मेरा वॉश था, आराम से उन्होंने ऐसे रगड़ा हो पीछे से, कुछ पेन नहीं हुआ, जरा सा भी पेन नहीं हुआ। तो सर्जरी में तो ना प्री प्री में तो क्या सर्जरी होती नहीं, पोस्ट के बाद भी दर्द नहीं होता और सर्जरी के टाइम पे भी दर्द नहीं होता। तो ये तो मिथ है कि दर्द होता है, दर्द तो मैं बता रहा, अगर 100% दर्द होगा ना तो 2% भी दर्द नहीं होता, सही बता रहा हूँ। बस जब तक वो सुई चुभती है तो थोड़ा चुभन वैसी होती है, होती नहीं नॉर्मल सा सुन करने के लिए जो होता है वो उतना ही होता है, उसके बाद तो कोई पेन ही नहीं है उसमें, पोस्ट में भी नहीं है, प्री में भी नहीं है और सर्जरी में भी नहीं है। देखो एज कम्पेयर टू 10 years बैक, उस टाइम आप बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ये हो जाए, अब बहुत एडवांस आ चुकी है मशीन में, और क्यूएसटी में तो ऑलरेडी बहुत एडवांस चल रहा है, क्योंकि पहले तो आपको कंसर्निंग है, सब कुछ आपके क्लियर डाउट्स करते हैं, उसके बाद मशीनें टेक्नोलॉजी सारी बाहर की है, हाई टेक है, और सारे डॉक्टर्स करते हैं पहली बात तो।
आप जैसे देखा होगा फिजिशियन जो रहते हैं वो नहीं करते, डॉक्टर्स करते हैं प्रॉपर सर्जरी, तो इसलिए उनकी गाइडेंस में होता है सही होता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और मेमोरी लॉस वाला तो आई गेस गजनी ने भी कराई हो। और मतलब पहाड़ वाली जगह तो मैं सारा अपना उत्तराखंड के जितने गढ़वाल हुए सब घूम के आया चुका। मतलब ग्रुप में जाते थे तो हम लगातार चलते थे, मतलब ऐसे रुक के वाला था नहीं था कि जैसे लद्दाख चले गए, इतना भी नहीं था क्योंकि पैसे भी चाहिए होते हैं ऑब्वियसली उसके लिए। तो उस टाइम जॉब तो करते नहीं, तो जितना हमारा टूर लगता था, जितने हो जाता था, हम ग्रुप निकलता था पूरा, जैसे हमारे जॉली ग्रांड का जितना ग्रुप था वो सब निकलता था एक साथ लाइन वाइज। तो मतलब लगातार चलती थी, तो जैसे 7 8 10 10 घंटे की राइड हमने लगातार मारी है, तो जिसमें हालत खराब हो जाती थी। आजकल वैसे व्लॉगिंग का, उस टाइम मोटो व्लॉगिंग चल रही थी, तो वो चीज हाँ मैं यूट्यूब भी पहले करता था। अब तो पहले मैंने फिर ओमेगल वीडियोस भी बनाई है। ओमेगल वीडियोस क्या, ओमेगल बंद हो गया, फिर मेरा बिजनेस फिर ठप हो गया। पहले मोटो व्लॉगिंग कर रहा था, वो बंद हो गई, फिर ओमेगल वो बंद हो गया। देखो एज एन बाइकर तो बंदे गाड़ी चेंज भी करते हैं, और कुछ बंदे जो पीछे बैठ के आते हैं, मैं भी था उनमें से, कभी पीछे बैठ के आते तो गाड़ी मांगते हैं, तो फिर हेलमेट जो दूसरों का चेंज होता है सारा, किसी का स्वेटिंग, किसी के इसमें आता है, तो आधा एयरफॉल का रीजन वो भी हो सकता है। जैसे जिसके अगर वीक हेयर्स है, थिन हेयर्स है, तो उनको मैं तो सजेस्ट ही करूंगा ना करो, या तो पैड रख लो कुछ हैंगी कवर जो आते हैं वो रखो। वैसे तो किसी का हेलमेट यूज करना ही नहीं चाहिए, कॉम्ब हो गया, हेलमेट हो गया, ये चीजें तो किसी की यूज करनी नहीं चाहिए। तो हाँ ये भी फैक्टर हो सकता है फॉर डैंड्रफ एंड हेयर लॉस। हेयर लॉस तो नहीं, हेयर फॉल। 10 12 घंटे के हिसाब से जो हेलमेट लगा रहता है, तो उसमें ना फिर एयर वेंटिलेशन भी खत्म हो जाता है ना बालों के बीच में, तो थोड़े बाल वैसे होने जाते हैं वो स्टिकी से, तो सेटिंग के बीच में। हाँ तो टूटते तो है बाल उसमें, बहुत टूटते, मेरे भी टूटे हैं काफी। एज एन एडिटर, एज एन इंस्टाग्रामर, एज एन पर्सन, कॉन्फिडेंस वैसे नहीं घटा था कि हाँ किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं, झिझक हो गई थी। एक जैसा होता है ना बात करने, एक फुल स्टॉप सा नहीं आता बीच में छोटा सा कि एम आई लुक गुड। एक होता है ना कि अगर सामने से कोई अच्छा पर्सन, अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी पर्सनैलिटी इन द सेंस लड़की है, अगर कोई सुंदर लड़की है, तो आप जाते तो एक फुल स्टॉप टाइप का आ जाता है ना बीच में कि मतलब तेरे से बात करूंगी, मतलब है काइंड ऑफ लाइक दैट। ऐसे मतलब जब तक बात होता है ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हाँ ऐसा थोड़ा लगता तो है, थोड़ा होता है। अदरवाइज ऐसा कोई जज लोग करते नहीं आपके बालों को देखे। अब वैसे भी जमाना ऐसा है कि पहले आपका पैकेज देखा जाता है, उसके बाद बाल देखे जाते हैं। आप बोलते तो ये जिसका पैकेज आता है उसके बाल नहीं रहते, यहाँ तो बिना पैकेज भी नहीं, बाल भी नहीं है, सब कुछ चला गया है। हाँ तो थोड़ा रहता है, थोड़ा तो हेजिटेशन रहती है बात करने में, क्योंकि कॉन्फिडेंट बंदा जब तक फील नहीं करेगा तो बात कैसे करेगा। और कॉन्फिडेंस जिसका आप डिपेंड करता है, देखो हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको किस चीज से इनसिक्योरिटीज है। किसी को उसकी गाड़ी से इनसिक्योरिटी रहती है, किसी को उसकी मनी से रहती है, और किसी को अपनी पर्सनैलिटी रहती है। तो मेरे को मेरे बालों से थी, अब बालों से मतलब पर्सनैलिटी से ही थी। तो अगर मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस में किसी से भी बात कर लूंगा, और मुझे पता है कि मुझे नहीं लग रहा हूँ अच्छा, तो भाई मैं अपने घर वालों से नहीं कर पाऊंगा बात, मुझे ऐसा लगता है। देखो मैं तो डेफिनेटली उसे सजेस्ट करूंगा, क्योंकि तू 2 साल कहाँ मेडिसिन के चक्कर में पड़ेगा, उतने ही बजट में तू हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट लोगों को ये भी लगता है कि बहुत महंगा है, हमारे लिए नहीं है, मिडिल क्लास वालों के। ऐसा नहीं है, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मेरे दोस्त मिडिल क्लास है। हाँ तो थोड़ा मैं ऐसा नहीं है, वो मिडिल क्लास वालों के लिए भी है, आराम से कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं ट्रांसप्लांट। ऐसा कोई इतना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक ठाक उसमें है। इतना भी नहीं बोलूंगा बिल्कुल ही सस्ता भी नहीं है, बिल्कुल ही महंगा नहीं है, बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस में, कि अगर आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। ऐसा कुछ वो नहीं है। आजकल लोग 10 10 लाख शादी में फूक देते हैं, या तो 10 लाखों की बात भी नहीं है, हजारों की बात है। अगर मैं बताऊं तो लाख तक भी तो उनका जाएगा जिनका पूरा आगे से लेके पीछे तक करना हो। तो मतलब हो जाता है मेरे मेरे हिसाब से तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही ज्यादा। तो यू शुड ट्राई। अपनी लाइफ में खुश हूँ, जॉब कर रहा हूँ, वेल सेटल्ड हूँ। अभी होना है वैसे तो सेटल्ड हूँ, अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी रहा हूँ, खुशी खुशी जी रहा हूँ। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे घर वाले हैं, और अच्छी लाइफ चल रही है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा गाइज, यू शुड ट्राई, एंड जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है। लेट करके कोई फायदा नहीं है, और ज्यादा जल्दी करा के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना जल्दी तो आपको सही टाइम में जब आपको लगे तो आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए ट्राई। ऐसा कुछ कुछ गलत नहीं है इसमें। आप हाँ पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आप एक बार टेस्ट कराओ अपने, बाकी कराओ, बाकी ऑल द बेस्ट। 9 महीने के फॉलोअप पर पेशेंट 2 के रिजल्ट और भी रिफाइन और नेचुरल नजर आ रहे थे। हेयर लाइन परफेक्टली डिफाइंड शेप में विजिबल थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को ब्यूटीफुली फ्रेम कर रही थी। फ्रंटल एरिया में लश, वॉल्यूमिनस और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जिससे स्कैल्प पर डेंस और नेचुरल कवरेज अचीव हो चुकी थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उनके लुक तक सीमित नहीं था, पेशेंट के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी दोनों में नोटिसेबल चार्म और पॉजिटिविटी ऐड हो गई थी। कैमरा के सामने उनका रिन्यूड कॉन्फिडेंस क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। पेशेंट अब अपने रिजल्ट से एक्सट्रीमली हैप्पी और फुली सेटिस्फाइड थे, और उनका कॉन्फिडेंट यूथफुल ट्रांसफॉर्मेशन QHT क्लिनिक के एडवांस टेक्निक्स और एक्सपर्ट प्लानिंग का परफेक्ट रिफ्लेक्शन था। पेशेंट 1 और पेशेंट 2 दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव स्टेज ऑफ बॉल्डनेस में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स अचीव किए हैं। पेशेंट 1
जिन्हें नॉरवुड ग्रेड 2 स्टेज की बॉल्डनेस थी, उनके रिजल्ट्स 7 महीने में ही नेचुरली डिफाइंड हेयरलाइन, डेंस फ्रंटल ग्रोथ और इम्प्रूव्ड टेक्सचर के साथ क्लियरली विजिबल थे। उनका फेशियल बैलेंस रिस्टोर हो चुका था और ओवरऑल लुक को यूथफुल और कॉन्फिडेंट बना रहा था। वहीं पेशेंट 2, जिन्हें नॉरवुड ग्रेड 3A स्टेज की बॉल्डनेस थी, उन्होंने भी 9 महीने में इंप्रेसिव हेयरलाइन के साथ वॉल्यूमिनस कवरेज अचीव करी और अब वो परफेक्टली अपनी एज रेप्लिकेट कर रहे हैं और कोई उन्हें अंकल नहीं बोलेगा। दोनों पेशेंट्स के डोनर एरियाज हेल्थी थे, जिससे नेचुरल डायरेक्शन और डेंसिटी मेंटेन रही। कंपैरेटिवली पेशेंट 1 ने अर्ली स्टेज में नोटिसेबल डेंसिटी गेन करी, जबकि पेशेंट 2 की ग्रोथ एक मोर मैच्योर और फुलर अपीयरेंस तक इवॉल्व हुई। दोनों के फाइनल रिजल्ट्स नेचुरल, बैलेंस्ड और हाई डेंसिटी आउटकम को परफेक्टली शोकेस कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।